पिछले वीडियो में हमने बात किया था सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के लिए अकाउंट्स का डिवीजन स्ट्रैटेजी। अब हम लोग अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। राम राम भाई सारिया ने आदाब एंड वेलकम टू टारगेट सीए, जहाँ पे आप लोगों को सीए से जुड़े सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स, रिविजन्स, इंपॉर्टेंट नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज का हमारा मुद्दा है सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के लिए अगला सब्जेक्ट यानी कि बिजनेस लॉ का रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। मेरा मतलब है कि बिजनेस लॉ एंड बीसीआर का रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बिजनेस लॉ का रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अगले वीडियो में बीसीआर का रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। देखो, मैंने मान लिया कि अकाउंट्स का फुल फ्लेज रिवीजन आप लोग स्टार्ट कर चुके होंगे पिछले 2 दिन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लॉ का रिवीजन इग्नोर कर जाओगे, क्योंकि लॉ एक याद रखने वाला सब्जेक्ट है और बार बार रिवाइज करने से ही आप लोगों को जो है याद रहेगा। अब रिवीजन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे और आसान चैप्टर्स को उठाओ, जैसे पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा। ये चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, थोड़ा सा आसान भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन आने का भी चांस है। कंपनीज एक्ट में पहले आप लोग थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक्स का रिवीजन करो, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और उससे जुड़े सारी चीज़ें जैसे कि सेक्शन 9। उसके बाद थोड़ा सा आसान चीज़ें जैसे डेफिनेशंस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ एक्सेट्रा। अब अगर आप लोग स्टडी मैट के कंपनीज एक्ट चैप्टर देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे केस लॉज का डिस्कशन है, लेकिन मैं बोलूँगा कि केस लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है। केस लॉ का नाम याद रखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। अब देखो, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो, वो ये कि आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाते हो और पूरा ही इसे रिवाइज कर लेते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप लोग सारे दिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठाओगे तो दिन कहाँ से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा और आपका बाकी का रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पीछे 2-3 दिन ही लगा दो रिवाइज करने के लिए और बाकी सारा चैप्टर जो है वो आपका छूट जाए। इसलिए मैं बोलूँगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप लोग तोड़ तोड़ के रिवाइज करना। मेरा मतलब है कि आज मान लो 1-2 यूनिट का रिवीजन कर लिया, फिर अगले दिन पे अगले 3 यूनिट का रिवीजन कर लिया, फिर अगले दिन पे अगले 3 यूनिट का रिवीजन कर लिया एंड सो ऑन। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर का रिवीजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले ही हो जाए। अब देखो, क्वेश्चंस का क्या मामला है। क्वेश्चंस मैं बोलूँगा कि आप लोग स्टडी मैथ से ही प्रैक्टिस करो। मैंने लॉ के लिए भी प्लान किया था कि मैं एक कंपाइलर बना के आपके साथ प्रेजेंट करूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि लॉ में ज़्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है और हर एक लाइन पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। सो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है, और आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे इतने सारे क्वेश्चन। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाथ में लिख के प्रैक्टिस करना और चेक करना कि हर एक क्वेश्चन के पीछे कितना वक्त जा रहा है। देखो, लॉ में ना 3 तरह का क्वेश्चन होता है। एक होता है डायरेक्ट यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और तीसरा होता है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा ही होता है लेकिन इसका प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना। डायरेक्ट क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट मत करो, या तो पॉइंट्स फॉर्म में प्रेजेंट करो। पॉइंट्स फॉर्म में मैं बोलूंगा कि बुलेट पॉइंट से रिप्रेजेंट करो और पैरा पॉइंट्स करके लिखो। पैरा पॉइंट्स का मतलब मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाओ और हर एक पैराग्राफ पे 2 ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटेंस लिखना। देखो, पैरा पॉइंट्स का यही रेलिवेंस है कि ताकि एग्जामिनर आपका आंसर्स आसानी से चेक कर पाए, और कोशिश करना कि आंसर का हर एक कीवर्ड अंडरलाइन करना। क्यों? क्योंकि इससे एग्जामिनर का काम और भी आसान होगा आपका आंसर चेक करने में, और एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको हंसते खिलते मार्क्स दे देगा। अब देखो, केस स्टडी में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखो, इसका प्रेजेंट करने का तरह तरह का तरीका होता है और हर एक तरीका इंस्टीट्यूट यूज करता है अपने या तो बैक क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करने के लिए, या तो एग्जाम या फिर आरटीपी एमटीपी का सजेस्टेड आंसर्स प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन मैं बोलूंगा एक ही तरीका अप्लाई करना, वो है प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आई रिपीट, प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आप लोग एनालिसिस और कंक्लूजन को एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग एनालिसिस को स्किप करके डायरेक्ट कंक्लूजन भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोविजन लिखना मस्ट है और कंक्लूजन लिखना भी मस्ट है। प्रोविजन के बाद सिर्फ एनालिसिस लिख के मत छोड़ देना, कंक्लूजन भी लिखना जरूरी है। अब देखो, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप लोग के स्टडी मैट पे पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, तो आप लोग पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। स्टडी मैट पे अगर टैबुलर फॉर्म में है तो टैबुलर फॉर्म में आप लोग प्रेजेंट करोगे। और अगर कोई भी फॉर्मेट पे नहीं है, मान लो अलग से क्वेश्चन आ गया डिफरेंस बिटवीन का, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है लेकिन इसका आंसर्स पता नहीं है कि स्टडी मैट पे ये टैबुलर फॉर्मेट पे दिया है या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट पे दिया हुआ है, क्योंकि स्टडी मैट पे ये नहीं था। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि टैबुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट करना। क्यों? क्योंकि टैबुलर फॉर्म एक बेस्ट फॉर्मेट होता है इस तरह के आंसर को प्रेजेंट करने का। अभी सेक्शन, सबसेक्शन, रूल, सब रूल या फिर केस लॉ का नाम याद रखना जरूरी है कि नहीं? मैं बोलूँगा जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर, रूल नंबर या सब रूल नंबर या केस लॉ, आप लोग ये लिखना कि एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आप लोगों को अगर 100% श्योर है तो आप लोग फिर सेक्शन या सबसेक्शन कोड करना।
कि हाँ चलो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का ये सेक्शन नंबर है, या फिर ये रूल नंबर है, या तो इसका रिलेवेंट केस लॉ ये है। लेकिन आप लोग 99.999% भी श्योर हो कि ये सेक्शन सही है, मत कोट करना, क्योंकि गलत हो सकता है, आप लोग फंस सकते हो। गलत सेक्शन कोट करोगे पूरा आंसर ही काट दिया जाएगा, शायद 1-2 मार्क मिल जाए अगर एग्जामिनर बहुत ही अच्छा हो तो। जैसे मान लो कंपनीज एक्ट का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या सेक्शन है, बताओ पॉज करके बताओ। सेक्शन नंबर 5। लेकिन स्मॉल कंपनी का क्या सेक्शन नंबर है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और अगर सेक्शन या सबसेक्शन कोट करोगे तो आप लोग जरूर उसको बॉक्स में डाल दीजिए। बॉक्स में डालने से एग्जामिनर का आपका प्रति अट्रैक्शन और भी बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप लोग सही सेक्शन कोट करके आए हो। चलो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भी कर देना, और ऐसे इस तरह के वीडियोस देखने के लिए सपोर्ट कड़ाई कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई करो।